Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Sayyid Muhammad Asim and I am your chemistry teacher. I have been teaching in PGC Multan last 10 years. So, dear students, आज मैं आपको जो पेपर्स के अंदर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं उनसे रिलेटेड वो प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन, वो कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो आप फेस करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैलेंजेस रिगार्डिंग ऑफ केमिस्ट्री पेपर अटेम्प्टेशन, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके टोटल मार्क्स जो है वो 17 है। अब 17 मार्क्स की अगर हम बात करें, एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें फ्रॉम एक्सरसाइज 70% एमसीक्यूज एक्सरसाइज बेस्ड होंगे और 30% एमसीक्यूज जो है वो नॉलेज बेस्ड हैं। अब नॉलेज बेस्ड का मतलब ये नहीं कि अनसीन एमसीक्यूज आ जाएं। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो जो पढ़े हुए टॉपिक हैं उस टॉपिक के अंदर से कोई स्टेटमेंट आ सकती है, कोई एमसीक्यूज आ सकता है उससे रिलेटेड, कोई घुमा फिरा के उसी टॉपिक में से एमसीक्यूज दे सकते हैं। तो इस तरह के तकरीबन ऑब्जर्व किए गए हैं 30% एमसीक्यूज नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। तो अब ये देखें कि हमारे पास अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, 44 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। अब 44 मार्क्स में से आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें आंसर आता है, हमने प्रॉपर लिखा है, लेकिन हमें नंबर पूरे नहीं मिले, हम नीट एंड क्लीन लिख कर आए हैं। तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो डिफ़िकल्टीज क्या हो सकती हैं, उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखें, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक सेंटर्ड, एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियस कैलकुलेशन। अब रेडियस कैलकुलेशन टॉपिक पढ़ने के बाद इसके दरमियान से कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं तो इट इज़ द टॉपिक सेंटर शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में टॉपिक सेंटर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो तकरीबन ऑब्जर्व किया गया 65% आते हैं। अगर आप इसमें दूसरी देखेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज, अब अगर आप टॉपिक को ईजिली पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप यकीन मानिए कि एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो टॉपिक के अंदर ही उसका आंसर है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस तकरीबन 30% ऑब्जर्व किए गए हैं। एक टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन या उसकी स्टेटमेंट से, और ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि 5% शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेशन बेस्ड हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं स्टेट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आपने जस्ट उसकी स्टेटमेंट लिखनी है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, मैंने एक एग्जांपल दी है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्रेटर देन द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब इसमें स्टूडेंट्स के जो नंबर कटते हैं, हम पेपर चेक करते हैं, प्री बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट ने बड़ी प्यारी रीजन लिखी हुई होती है कि वाटर मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, HF मेक 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF। लिख दिया। सफिशिएंट नहीं है ये, जब तक आप HF और H2O का स्ट्रक्चर ड्रा ना करें। आप स्ट्रक्चर ड्रा करके उसको मेंशन करें वहां पर कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एक्सटेंट और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो ये चीजें मेंशन करें, इसमें आपने इसकी रीजन लिखें और ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना इसका प्रॉपर ड्रा करें। इसी तरह आप देखेंगे होन्स रूल, ये ऑब्जर्व किया गया है चैप्टर नंबर 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टॉपिक है होन्स रूल। अब होन्स रूल में आप देखें स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसकी एग्जांपल नहीं देते आप,
हूंस रूल कैसे अप्लाई होगा? आप सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखें और उसकी एग्जाम्पल दें। तो जब आप इसको इस तरह कर लेंगे तो आप ये देखें कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि एग्जामिनर जो है वो बाद मर्तबा सिर्फ ऐसा लगता है कि वो डायग्राम या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं पूछ रहा, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा छोटा सा होता है। अगर आप उसमें डायग्राम या मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई आप एग्जाम्पल कोड कर देंगे तो ये आपके फायदे में होगा, या आपके नुकसान में नहीं होगा। जस्ट लाइक देखेंगे कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। अब कैनाल रेज की आप डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन उसकी डायग्राम नहीं बनाते कि कैनाल पॉजिटिव रेज कैनाल रेज कहते क्यों है उसको हम। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप डायग्राम से उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा, क्योंकि पेपर में जब आप देखें कि एक टॉपर बच्चे का पेपर चेक होता है तो वो तकरीबन 5 से 10 मरतबा चेक होता है। तो उसमें अगर आपने डायग्राम टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं और आपने वो डायग्राम नहीं बनाई हुई, प्रॉपर रीज़न लिखी है, तो मेरे ख्याल से आपको टॉपर की लिस्ट से बाहर कर देंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के हमारे होंगे। आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की जो स्टार्ट होती है नंबरिंग, वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है, इस साल जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 से आएंगे। आपने याद रखना है, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगेंगे आपने इन 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, न्यूमेरिकल का प्रॉपर डाटा लिखें। नंबर 2, प्रॉपर डाटा लिखने के बाद आपके पास वो तमाम आपके पास मटेरियल आ जाएगा जो आपने अप्लाई करना है। उस मटेरियल को देखते हुए आपने अप्लाइड करना फार्मूला, और फार्मूला ये लिखना है जो टॉपिक से रिलेटेड हो। उसके बाद प्रॉपर वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद कोशिश करें कि एक ही स्टेप में कैलकुलेशन ना कर दें, आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करें। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने का फायदा ये होता है कि गलतियां मिनिमाइज होंगी। अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं कैलकुलेशन, एग्जामिनर देखता है यार इसने रट्टा लगाया होता आंसर को, इसने तो डायरेक्ट लिख दिया, बेशक आपने अलहदा से रफ किया हुआ उसको, उसके नंबर कटने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि आप जब न्यूमेरिकल बेस कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करें और आखिर में प्रॉपर आंसर लिखें, तो ये आपके नंबर पूरे मिलेंगे। तो इसके बाद देखें कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आ जाता है। अब ये मोल का जो टॉपिक है ना, ये अक्सर अक्सर और बेशतर ये प्रॉब्लमेटिक है, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें? स्टूडेंट्स हमें बात करते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आया था, बड़ा अच्छा लिखा है सर हमने, लेकिन ये आप देखें बुक के मुताबिक ये पूरी की पूरी थ्योरी है। हाउ टू अटेम्प्ट द थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन। सो इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई है। नंबर 1 कि आपने मोल की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप बताएं कि मोल की डेफिनेशन में 4 चीजें निकलती हैं, कि 4 चीजों के साथ मोल का कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 ग्राम एटम के साथ कॉन्सेप्ट है। नंबर 2 मोल का कॉन्सेप्ट ग्राम मॉलिक्यूल्स के साथ है। नंबर 3 मोल का कॉन्सेप्ट ग्राम फार्मूला के साथ है। नंबर 4 मोल का कॉन्सेप्ट ग्राम आयंस के साथ है। जब आप इन इन मोल को 4 हेडिंग से प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करना है आपने, आप ग्राम एटम्स की हेडिंग दें। ग्राम एटम की हेडिंग देने के बाद आप इसको डिफाइन करें, आप इसकी एग्जांपल लिखें, इसका फार्मूला लिखें, ग्राम मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करें, एग्जांपल लिखें, फार्मूला लिखें, ग्राम फार्मूला ग्राम आयंस को डिफाइन करें, एग्जांपल लिखें, फार्मूला लिखें। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं और पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके नंबर पूरे आएंगे और ये नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। आई होप कि ये बेहतर होगा आपके फ्यूचर के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।